नमस्कार, मैं दीपक कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम के द्वारा हमारी जो +1 की पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 6 न्यायपालिका, उसका ये लेक्चर नंबर 1 है। तो न्यायपालिका जैसे हम कह सकते हैं कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। और स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब कि किसी भी विवाद की स्थिति के अंतर्गत जो हमारी न्यायपालिका का जो फैसला वो अंतिम माना जाता है, और इसे एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो माना जा सकता है। हमारा सब लोकतंत्र का तीसरा अंग भी माना जाता है। जिस तरीके से विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद इसका उल्लेख वो किया जाता है। तो सबसे विश्वसनीय और महत्वपूर्ण अंग में से एक है जिसके द्वारा एक विवाद की स्थिति के अंतर्गत किसी ऐसे ढांचागत संस्था की स्थापना करना जिसके द्वारा न्याय की स्थापना वो की जा सके। तो न्यायपालिका के द्वारा ही ये कार्य वो किया जा सकता है और बड़ा महत्वपूर्ण इस चैप्टर को माना जा सकता है, जिसके द्वारा हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें वो सीख पाएंगे। कौन सी न्यायपालिका अर्थ एक तो क्या होता है, उनके बारे में, अधिकारों की सुरक्षा, भारतीय न्यायपालिका की भूमिका में किस तरीके से उसको कारगर है वो माना जा सकता है, संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका, और भारत की संसद और न्यायपालिका की आपसी संबंध है वो किस तरीके से इसको रेलेवेंट है वो माना जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा ये आ जाता है कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। हमें जिस तरीके से न्यायपालिका का गठन किया गया उसमें आधार पर किस इसका गठन और स्वतंत्र है वो माना जा सकता है। यानी कि अब ये सबसे ज़रूरी है कि स्वतंत्र न्यायपालिका ही हमें क्यों चाहिए। यानी कि कानून के शासन का जो अधिकार है, यानी कि हमारा जो संविधान है वो कानून के शासन के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर है। यानी कि कानून के शासन का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब है, धनी है, पुरुष है, चाहे वो पिछड़ी जाति से है, सभी के लिए समान ही कानून है। यानी कि किसी व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि अलग कानून की व्याख्या वो की गई है। सभी व्यक्ति के लिए एक ही प्रकार की कानून की व्यवस्था वो की गई है। अगर सभी एक ही कानून की व्यवस्था वो की गई है तो सभी के लिए ये जरूरी हो जाता है जो न्यायपालिका ऐसी होनी चाहिए जो सभी के लिए विवादों का समाधान है बिना विवादास्पूर्ण है वो कर सके। यानी कि बिना विवाद के वो एक स्वतंत्र तरीके से कानून की रक्षा वो कर सके। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कानून के शासन के लिए कि उनके लिए ऐसी व्यवस्था करना वो सभी के लिए कारगर साबित है वो हो सके। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए हम किस अर्थ में इसका जो अर्थ है वो मान सकते हैं कि सरकार के दो अंग विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका काम में किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाई है, और न्याय भी जो सरकार के अंग है विधायपालिका, कार्यपालिका, उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप न्यायपालिका में न करेगी। और सरकार के जो अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों के अंतर्गत उससे हस्तक्षेप न करेंगे। यानी कि जो अन्य अंग भी है वो भी न्यायपालिका के साथ किसी भी तरीके से उसके कार्य के अंदर हस्तक्षेप है वो नहीं करेंगे। न्यायपालिका बिना भय और भेदभाव के अपना कार्य वो कर सके, बिना उस पर उसके ऊपर दबाव के, बिना उस पर भय के या भेदभाव के न्यायपालिका के कार्य करना सबसे ज़रूरी है वो माना जा सकता है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ कुछ नेगेटिव रूप में भी नहीं लिया जा सकता, जिसमें ये नहीं माना जा सकता कि स्वच्छचारिता और उत्तरदायित्व का अभाव है वो ना हो। यानी कि किसी भी तरीके से ये नहीं माना जा सकता कि न्यायपालिका के अंदर जो उत्तरदायित्व और स्वेच्छाचारिता या अपने मनमानी तरीके से वो काम करे। तो न्यायपालिका हमेशा ऐसे तरीके से काम करने की कोशिश की जाती है जिसमें उसको स्वतंत्रता दी गई हो और कानून के अंतर्गत ही बनाए गए कानून के माध्यम के द्वारा ही वो अपनी कार्यप्रणाली है वो अपनाती है। अब आगे आ जाता है हमारा न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जाती है और कैसे उसको सुरक्षित है वो रखा जा सकता है। और भारत के अंतर्गत अनेक माध्यम के द्वारा इसको जो न्यायपालिका के द्वारा सुनिश्चित है वो किया गया, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में इसका समावेश है वो दिया जा सकता है। क्योंकि इसकी न्यायपालिका की नियुक्ति के बारे में किसी भी दल से संबंधित कोई भी विवाद की भूमिका नहीं देखी जा सकती, और ना ही किसी रूप में उसके ऊपर प्रेशर है वो बनाया जाता।
और जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कानून के विशेषज्ञ ही माध्यम के द्वारा उसका जो नियुक्ति है वो की जाती है। राजनीतिक विचार और उसकी नियुक्ति का आधार कभी भी जो पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल नीति या पॉलिटिकल दल है वो नहीं रह जाता। और न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्यकाल भी निश्चित होता है और एक निश्चित कार्यकाल तक यानी कि एक निश्चित आयु तक वे अपने पद पर रह सकते हैं और निश्चित आयु से पहले उन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन हटाने के लिए उसे जो कार्यकाल है, जो विवाद की स्थिति के अंदर उसको हटाने की जो प्रक्रिया है वो एक, तो उनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई है गई है वो उसके ऊपर आरोप साबित करने के लिए दोनों सदनों से जो प्रक्रिया पास करवाई जाती है उसके द्वारा उसको हटाया जाता है। तो बड़ी जो हटाने की जो प्रक्रिया अपनाई गई वो कठिन अपनाई गई है, यानी कि किसी भी तरीके से जल्दी से उनसे पद से उनसे नहीं हटाया जा सकता। आगे आ जाता है हमारा जो न्यायपालिका और विधायपालिका कार्यपालिका वित्तीय रूप से निर्भर है वो नहीं है। जो न्यायाधीशों के वेतन होते हैं उनकी किसी भी तरीके से स्वीकृति वो नहीं ली जाती और उनको जो वेतन और भत्ते वो सरकार द्वारा निर्धारित रीति से नहीं, या जो निर्धारित रीति से या उसके अनुरूप है वो दिया जाता है। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो उसे न्यायपालिका में उस न्यायाधीश को दंडित करने का अधिकार भी दिया गया है। ये नहीं होता कि अगर कोई न्यायाधीश है और खुद न्यायालय के अंदर न्यायाधीश है उसको दंड है वो ना दिया जाए, तो न्यायालय के द्वारा अगर कोई न्यायाधीश दोषी पाया जाता है उसे दंडित करने का अधिकार है वो दिया जाता है। और इसके अंतर्गत न्यायाधीश को सुरक्षा भी करने का अधिकार है वो दिए गए। न्यायाधीश को पूर्ण रूप से सुरक्षा दी जाती है और संसद के द्वारा न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने का जो अधिकार है उसे तभी उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है जब उसके ऊपर हटाने का जो प्रस्ताव है वो पास हो। यानी कि न्यायपालिका के रूप में उसकी आलोचना स्वतंत्र रूप से नहीं की जा सकती, उसके हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से ही उसकी आलोचना वो की जा सकती है। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि न्यायपालिका के अंदर जो न्यायाधीश है वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्यप्रणाली को अपनाते हैं। अब आगे आ जाता है हमारा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किस रूप में किस प्रक्रिया के माध्यम से अपनाई जाती है। इस न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राजनीतिक प्रक्रिया का एक चाहे हिस्सा रहा हो और यह अपने बाद आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायालय में न्यायाधीश है वो कौन होगा। तो इनकी नियुक्ति के लिए किसी भी संवैधानिक जो पीठ की व्याख्या है, जो राजनीतिक प्रक्रिया के माध्यम द्वारा इनकी जो प्रक्रिया वो नहीं की जाती और इनको नियुक्ति करने के लिए जो मुख्य रूप से न्यायपालिका की जो अपनी व्यवस्था वो अपनाई जाती है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में जो सालों साल जो परंपरा बनी आ रही है, जिस परंपरा का निर्वाह किया जाता है, जिसके माध्यम के द्वारा जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होता है उसको नियुक्ति इसके बारे में दी जाती है, यानी कि जो सबसे सीनियरिटी के हिसाब से जो सबसे सर्वोच्च या सबसे उच्च व्यक्ति होता है उसी को ही जो नियुक्ति वो दी जाती है। लेकिन कई बार इस परंपरा को भी तोड़ा गया है 1973 के अंदर, जिसमें 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और इसी तरीके से 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए H.R. बेग की नियुक्ति की गई थी। तो कई बार ये न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम के द्वारा इसकी नियुक्ति है वो दे दी जाती है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर करता है। और इसका अर्थ यह है कि इसका जो वास्तविक अधिकार है वो शक्ति है उसको मंत्रिपरिषद के पास है, लेकिन फिर भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सलाह के बिना इनकी नियुक्ति है वो नहीं की जाती। ये सिफारिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश है वो माननी पड़ती है। लेकिन कई बार ये भी हो जाता है कि नियुक्ति के लिए न्यायाधीश की सलाह का क्या मतलब रह जाता है जब शक्ति परिषद या मंत्री परिषद के द्वारा ही इनकी नियुक्तियाँ वो की जाती हैं। तो 1982 से लेकर 1999 के बीच यह विचार बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया था, जिसके माध्यम के द्वारा जो मुख्य न्यायाधीश की जो भूमिका वो सलाहकार की देखी जा सकती है। और न्यायालय के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह के द्वारा राष्ट्रपति को माननी पड़ती है, यानी कि इसके द्वारा जो मुख्य न्यायाधीश जो सलाह देते हैं राष्ट्रपति को, उसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका जो सलाह की गई थी, जिसके द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय में एक नई व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश की सलाह से कुछ नाम है वो नॉमिनेट करेगा, और नॉमिनेट होने के बाद राष्ट्रपति उनमें से नियुक्ति करेगा। यानी कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो नामों की चर्चा करने के बाद उसकी जो नॉमिनेशन के लिए जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति को भेजी जाएगी, और उन्हीं नियुक्तियों के माध्यम से ही उन सदस्यों की नियुक्ति है वो की जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो व्यवस्था अपनाई गई है वो पूर्ण रूप से न्यायपालिका की एक सर्वोच्च और इसको न्यूट्रल शक्ति के रूप में अपनाया गया है। अब आ जाता है कि न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इसको न्यायाधीशों को मुख्य रूप से हटाने के लिए संसद के द्वारा जो आरोप इस पर लगाए जाते हैं उसके बहुत ही एक विशेष बहुमत के द्वारा इसकी स्वीकृति है वो इसकी ज़रूरत है वो पड़ती है। संसद में एक विशेष बहुमत के द्वारा यह स्वीकृति है वो पड़ती है। और यानी कि इसका विशेष स्वीकृति का मतलब हुआ कि जो 2/3 सदस्य हैं, अगर जब तक वो किसी सदन के प्रस्ताव को पास नहीं कर देंगे तब तक जो मुख्य न्यायाधीश है उसको अपने पद से हटाया नहीं जा सकता। और इसकी जो मुख्य रूप से शक्ति यही होती है कि जब तक आम जो संसद के सदस्य है उसमें आम सहमति नहीं हो जाती तब तक न्यायाधीशों को किसी भी तरीके से अपने पद से नहीं हटाया जाता। यानी कि जब तक सदस्यों के लिए आम सहमति नहीं हो जाती, जब तक 2/3 जो सदस्य है वो सहमत नहीं हो जाते, तब तक किसी भी तरीके से इस के सदस्यों को नहीं हटाया जाता। और यह जो आम सहमति वो 2/3 सदस्यों के पक्ष में से दिया जाता है, उसके बाद इसको पद से हटाया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का वीडियो लेक्चर बस इतना ही। और जाने से पहले अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ साथ इसे दूसरे बच्चों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।